मैं पूजा शाह आप सभी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग। और जब सुबह की शुरुआत होती है ना, तो हम बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होते हैं और कहा जाता है कि जब आप कृतज्ञ हृदय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो भीतर से रोशनी उजागर होती है। ये कृतज्ञता होती है हमारे ईश्वर के प्रति, उन लोगों के प्रति ये कृतज्ञता होती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। उन्हें तहे दिल से शुक्रिया इस मुस्कान को बनाए रखने के लिए, और उस परमपिता परमेश्वर को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब बात आती है ना पॉजिटिविटी की सुबह की, तो कहा जाता है कि अगर आप किसी अच्छे विचार के साथ, अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें तो वो दिन जो होता है वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। तो पूजा, आज का विचार? बिल्कुल, आज का विचार तो हम जानेंगे, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि आज बहुत कुछ खास हमारे कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार बिहान से हम सभी जुड़े होते हैं और बिहार वासियों के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ खास आता है हमारे बिहार बिहान में। तो आज का जो ये कार्यक्रम है उसमें बेहद ही खास मेहमान होंगे, जिसमें हम की शिक्षा से जुड़ी, बिहार बोर्ड की शिक्षा से जुड़ी कई सारी बातें जानेंगे। वैसे ही जरूरी होती है हमारी जिंदगी में विचार, जितनी की जरूरत होती है शिक्षा की। तो आइए देखते हैं आज का हमारा विचार का वीडियो। आज का विचार, कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। एक अच्छे अखबार के शब्द अपने आप बोल देते हैं। दोस्तों आज का विचार, और उम्मीद है हम सभी इसको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और जिंदगी को और खुशनुमा बनाएंगे। तो क्या कुछ है प्रिया आगे? बिल्कुल, खुशनुमा बनाने के लिए जितने ज्यादा विचार जरूरी होते हैं उतना ही ज्यादा जरूरी होता है पूजा हमें ये जानना कि इतिहास के पन्ने में आज का दिन खास क्यों है। बिल्कुल, वैसे इतिहास ने बहुत कुछ हमारे लिए संजो कर रखा है, जिससे हम बहुत सारी चीजें सीख कर भविष्य में बदलाव करते हैं और भविष्य में बहुत कुछ हम बेहतर कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज का दिन विशेष क्यों है। 10 अक्टूबर आज ही के दिन 1756 में गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कलकत्ता पर दोबारा से कब्जा किया। आज ही के दिन 1845 में अमेरिका ने मैरीलैंड के अन्नापोलिस में नौसेना अकादमी खोला। आज ही के दिन 1906 में भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1954 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रेखा का जन्म हुआ। जाना कि इतिहास जो है कई सारी चीजें अपने अंदर संजो कर रखा है इतिहास ने हमारे लिए, और हमने बहुत कुछ सीखा और जाना अपने आज के इतिहास से। पूजा, अखबार जो होते हैं ना बहुत ज्यादा खास होते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हर दिनचर्या के लिए हमारे, और हम अपने दिन की शुरुआत भी तो ऐसे ही करते हैं ना दोस्तों, अखबार खोलकर, अखबार पढ़कर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के समाचार की सुर्खियों में। जेईई मेन परीक्षा पैटर्न बदल दिए गए हैं। जनवरी से होने वाली परीक्षा से ये पैटर्न लागू हो जाएंगे और अब छात्रों को बदले हुए परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही तैयारी करनी होगी, और तैयारी अभी से ही शुरू करनी होगी, है ना? बिल्कुल, हम बिल्कुल। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे उन बच्चों के लिए, हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जी तोड़ मेहनत करते रहिए, देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बात शिक्षा की, पूजा जैसे शुरू में ही पूजा ने कहा कि हम आज बिहार प्राथमिक जो शिक्षा है हम उसकी बात करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है प्राथमिक शिक्षा, क्यों ये ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चे स्कूल जाएं जब छोटे हैं, तो क्योंकि आगे चलकर ये उनके भविष्य को और बेहतर बनाता है। भविष्य का जो नींव होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो ऐसे ही एक खास मेहमान को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनके बारे में उनका नाम मैं आपको बताऊं उससे पहले उनके बारे में बहुत कुछ आपने पहले से भी जाना होगा। चलिए हम आपको थोड़ा कुछ और बता देते हैं। भाई साहब जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो ये 6 साल तक घर नहीं गए। जिद थी कि जब तक हम यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। काफी मुश्किलों भरा दौर रहा उनका, लेकिन फिर भी इन्होंने जब पूरा कर लिया अपना निश्चय तब ये घर वापस गए। और दूसरी चीज ये, इन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान कायम किए हैं। इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज करवाया है, अपना ही नहीं अपने जिले का भी, जिस जिले में ये उस वक्त पोस्टेड थे। तो चलिए, कहा जाता है कि एक कुशल नेतृत्व किसी भी क्षेत्र में बदलाव और विकास की एक असीमित
गाथा लिख सकता है। और उन्होंने, हमारे जो आज के मेहमान हैं, उन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है स्टूडियो में। तो चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान रंजीत कुमार सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजीत। थैंक यू सो मच। आपने बहुत कुछ किया। आप गुजरात में भी थे, तो वहाँ भी आपने गुजरात का जो ज़िला था नर्मदा, उसे पहला ODF ज़िला बनवाया। सीतामढ़ी में आए आप, तब भी आपने वही किया 6 साल। मतलब पूरा जो था ठान लिया था कि जो करेंगे बढ़िया करेंगे, वरना फिर हम नहीं करेंगे। यस, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो एक मुकाम के बाद आई, लेकिन हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहते हैं, बचपन में लेके जाना चाहते हैं। कैसा रहा? चूंकि अभी दशहरा गुजरा है, तो दशहरा का जब मेला लगता है तो हम सब गाहे बगाहे अपने बचपन में चले जाते हैं, कैसे हम घूमने जाते थे। तो जानना चाहेंगे कि बचपन आपका कैसा था? क्या बचपन सही था कि एकदम बुकिश थे, आप पढ़ाई करते रहना है, या फिर जैसा नॉर्मल रहते हैं बच्चे? बचपन से ही मैं, चूंकि हर जो भी क्लास में रहा हूँ, मैं टॉपर रहा था, तो निश्चित रूप से बुकिश भी था और मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ। जो खेलने और बुक्स के साथ दोनों ही मेरे साथ कॉम्बिनेशन रहा था। यही वजह है कि मैं जहाँ भी रहा वहाँ टॉप रहा। इवन कि मैं पटना यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ भी पटना यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा। हमारी हमें कंटिन्यू ये कोशिश रही थी कि जहाँ भी मैं रहा हूँ टॉप रहूँ। इवन कि मैं खेलने में भी, जिस भी स्पोर्ट्स में रहा, वहाँ हमारी हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं टॉप करूँगा। यही वजह है कि मैं जल्दी IAS भी क्रैक कर पाया और आप लोगों के सामने आज हूँ। बचपन का जो समय है, निश्चित रूप से वो समय लौटता नहीं है और काफ़ी दिलचस्प होता है। बचपन का समय बिल्कुल गोल्डन पीरियड होता है, जो कि आप देखेंगे कि उसमें आपके पास स्वच्छता होती है, आप कहीं भी जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से बचपन जो जितना अच्छा बेटर गुजरता है, आपकी आने वाले समय में जो यंग एज है वो बेटर गुजरता है। क्योंकि हम बचपन में अगर जितनी अच्छी मेहनत करते हैं पढ़ाई में, वो हमें रिजल्ट जो है सो यंग एज में मिलता है। सो बचपन निश्चित रूप से अच्छा रहा, स्ट्रगल भरा भी रहा। चूँकि गाँव से मैंने स्टार्ट किया था, तो मम्मी पापा के साथ रहता था। गाँव में काफ़ी स्ट्रगल रहा। एक रिमोट एरिया हाजीपुर के देसरी से मैं आता हूँ। फिर मैंने वहाँ से मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैं पटना में आया। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पूरी पढ़ाई की है। पढ़ाई के दरमियान भी चूँकि ये मेरी कोशिश थी कि मैं UPSC तैयारी अगर कहा जाए तो मैं बचपन से ही कर रहा था। क्योंकि मेरे दादाजी ने एक सीट हमारे दिमाग में डाला था कि अगर जॉब में आना है तो IAS से बेटर कोई जॉब नहीं होता है, कलेक्टर ही एक पोस्ट है। तो जब मैं स्टैंडर्ड 6th में था, तभी से मैंने कहा जाए कि मैं प्रिपरेशन शुरू किया था। और हमेशा अगर 6th स्टैंडर्ड में हूँ तो मैं हमेशा 9th और 10th की बुक्स पढ़ता था। तो मैं हमेशा 2-3 क्लास आगे की बुक्स रीड करता था, जिसके चलते भी मुझे हमेशा फ़ायदा होता रहा पढ़ाई में भी। और जब मैं बोर्ड पास किया तो ग्रेजुएशन की बुक्स पर एडवांस में पढ़ता था। 10+2 मैंने साइंस से किया था। फिर भी मैं आर्ट्स की बुक्स जो है उसमें पढ़ता था। यही सब वजह थी कि जिसके चलते मैं थोड़ा जल्दी और बिल्कुल, मतलब आपके जो सपने थे आपने साकार किए, आपके दादाजी के जो सपने थे वो आपने साकार किए। और कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि पटेल छात्रावास से जुड़ी आपकी कुछ जिंदगी की बातें हैं और आपके करियर की शुरुआत शायद वहीं से हुई थी। तो उसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों से बातें साझा करें। मैं जब पटना कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने एडमिशन लिया था पटेल छात्रावास में। क्योंकि पटेल छात्रावास आप सब जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के पास है जी। और हॉस्टल में जाने की वजह यही थी कि आप सबको पता है कि एक अच्छे से माहौल होने के लिए छात्रावास में रहना जरूरी होती है। और छात्रावास की लाइफ काफी अच्छी रही, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उसमें जितना आप छात्रों के बीच रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होते रहती है। मेस में जल्दी जाना, जल्दी से खाना खाना, पहले जाके खाना खाना, गर्म खाना खाना, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हॉस्टल के छत पे जाके गुनगुनाना, गाना गाना, दोस्तों के साथ माहौल बनाना, फिर टीवी रूम में जाके टीवी देखना। तो पूरा का पूरा जो है बिल्कुल अच्छे माहौल में मैं पटेल छात्रावास में रहा और 3 साल तक मैं वहाँ रहा था। तो पटेल छात्रावास का कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से था कि मैं अपनी तैयारी में काफ़ी कुछ अच्छा कर पाया। और बहुत ज़्यादा मैं घुल मिल नहीं पाता था, क्योंकि मैं बुक रूम बंद करके ही पढ़ाई करता था और बुक से ज़्यादा मेरा लगाव कंटिन्यू रहा। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी मेरे नहीं बन पाए और मैं हमेशा पढ़ता रहता था इसके चलते भी। लेकिन छात्रावास का योगदान काफ़ी अच्छा रहा और वहाँ से निकलने के बाद मैं तुरंत ही IAS क्रैक किया था। बिल्कुल। और पूजा, ये जो पटेल छात्रावास है ना, वो काफ़ी हैपनिंग है, हमें भी पता है। नहीं, छात्रावास हमेशा जो है कहीं भी पॉजिटिव और निगेटिव थिंग होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ निगेटिव थिंग्स भी, पॉजिटिव थिंग्स भी है। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती है तो लोगों को प्रेरणा भी मिलती है और पॉजिटिव। और यूनिटी सबसे ज्यादा छात्रावास में, छात्रावास के बच्चों में ही देखने को मिलती है। चलिए, ये तो आपका रहा दौर, आपने किस तरीके से, किताबें सबसे अच्छी दोस्त थी आपकी जी।
बिल्कुल। और जब बातचीत हो रही थी हमारी कार्यक्रम से पहले, तो आपने कहा कि कुछ किताबें आपने लिखी थी। जी। उसका जिक्र हम चाहेंगे। लगता है शायद अब किताबें नहीं लेकर आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन किताबों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या है उन किताबों में। अब मैं पटना कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कर रहा था, उस दरमियान चूंकि मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत थी, तो मैंने बुक्स लिखना शुरू किया था। और उस समय मैंने जीएस की जितनी भी बुक्स बीपीएससी के लिए स्पेशली आती थी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स, सीडीपीओ उस समय एग्जाम हुई थी, सीडीपीओ की मैंने बुक्स लिखी थी। फिर क्वेश्चनियर जो है, क्वेश्चन बैंक के जो आंसर्स है, उसको मैंने तैयार किया था। बिहार स्पेशल की बुक्स लिखी थी। टोटल मैंने 7 बुक्स जो है 1 साल के अंदर मैंने लिखी थी, और वो बुक्स से मुझे रॉयल्टी मिलती थी, जिससे मेरी पूरी की पूरी जो स्टूडेंट लाइफ जो है वो बेटर हो पाई थी और अच्छी हो पाई थी। बिल्कुल, अभी भी मैंने 2 बुक्स अभी लिखी है बिहार के लिए, केबीसी से। वो बुक्स भी जो है अभी पब्लिश्ड हुई है, जस्ट 1 महीना पहले वो लॉन्च हुई है। क्या बात है, मतलब किताबें लिखने का भी शौक है आपको, और फाइनेंशियली आप मजबूत नहीं थे इसलिए आपने शुरुआत की, लेकिन क्या बात है, आपने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिख डाली। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा बोर्ड बिहार के। तो सबसे पहला जो प्रश्न हम सभी के दिमाग में यही आता है कि क्या इम्पोर्टेंस होता है प्राइमरी एजुकेशन का या प्राथमिक शिक्षा का बिहार बोर्ड में। लेकिन दोस्तों वो हम ज़रूर जानेंगे, अभी कई सारी बातें भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले भी वक्त हुआ है आपके हेल्थ पर ध्यान देने का। जैसा कि बिहार अभियान हमेशा ही आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, तो आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास है हमारे हेल्थ सेगमेंट में। आइए देखते हैं आज का हेल्थ सेगमेंट। दोस्तों आप सभी ने दालचीनी के फायदे और नुकसान जाने, और हेल्थ सेगमेंट में जाने से पहले चूंकि मैंने एक क्वेश्चन किया था, एक बात छेड़ी थी हमारे आज के गेस्ट रंजीत जी से, ये बात कि प्राथमिक शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, खासकर हमारे बिहार वासियों के लिए। मैं चाहूँगी कि बिहार बोर्ड में क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। प्राइमरी एजुकेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट या कंट्री का सबसे बड़ा जो है फाउंडेशन होता है जी। अगर प्राइमरी एजुकेशन बहुत बेटर है तो आने वाले जो भविष्य है काफ़ी बेटर होता है जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो शिक्षा है वो कहीं भी किसी भी कंट्री या फिर स्टेट का दशा और दिशा तय करती है, क्योंकि आज के जो छोटे बच्चे हमारे प्राइमरी एजुकेशन में हैं, जो प्राइमरी क्लासेज में हैं, वही आने वाले समय में बिहार को लीड करेंगे। जितना बेटर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम्स होगा, उतना ज़्यादा हम बेटर बिहार को बना सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे जो है आगे जाके स्किल्ड होंगे और आगे स्टेट को लीड करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा अच्छा उसका जड़ होता है किसी भी पौधे का, उतना ही बड़ा वो पौधा बनता है, उतना बड़ा पेड़ होता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन ऐसा फाउंडेशन है जिसको अगर बहुत बेटर से अगर उसको कल्चर बहुत ज़्यादा नर्चर किया जाएगा बच्चों को, तो वो पेड़ बहुत बड़ा होता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन का जो महत्व है वो काफ़ी है, क्योंकि यहीं से जो है आगे हायर एजुकेशन की शुरुआत होती है, और वो जितना ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं उतना वजह बेटर होता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे अपने स्कूल्स में, तो जितने अच्छे टीचर्स होते थे जिस भी सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट सभी के स्टूडेंट्स का बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। जो टीचर पढ़ाने में थोड़े कमज़ोर होते थे, वो सब्जेक्ट सभी का कमज़ोर होता था। इवन कि एग्जाम्स में भी उसमें अधिक से अधिक जो है सो फेल होता था। इसीलिए अब जरूरी होता है कि जो टीचर्स हैं निश्चित रूप से वो राष्ट्र निर्माता हैं। जितना अच्छा टीचर्स होते हैं उतना अच्छा स्कूल बनता है, और वहाँ से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो वहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। अगर मैं आज IAS अफसर हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स अच्छे मिले प्राइमरी एजुकेशन में, जिन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया और मैं हर सब्जेक्ट में अच्छा किया, हर सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स थे। अभी ज़रूरत है बिहार को कि जो टीचर्स हमारे हैं बिहार में, वो पूरी तरह से पूरे फुल डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं। यदि बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो वो अच्छा बनता है। बहुत सारे बिहार में ऐसे मॉडल्स स्कूल है जहाँ से आप देखेंगे कि नेताहाट से लेके सैनिक स्कूल्स और दूसरे भी एग्जाम्स में अधिक से अधिक बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और दूसरे ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ से कम सिलेक्ट होते हैं। तो इसी से समझा जा सकता है कि जहाँ पे अच्छे माहौल्स हैं, जहाँ पे अच्छे माहौल बनाए गए हैं, शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है शिक्षकों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, जो हमारे विद्यालय विकास समिति है उनके द्वारा, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट और महत्व जो है आता है। बिल्कुल हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अच्छे से स्कूल में उनके बच्चों का दाखिला हो, और इसीलिए चाहते हैं कि उनका फ्यूचर को वो सिक्योर तो करना ही चाहते हैं, फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं। तो क्यों नहीं हर विद्यालय जो बिहार का है वो इस मॉडल में हो, इस तरीके से आगे बढ़े कि हर विद्यालय जो है अपने आप में एक मिसाल बने, एक मसाल बने, जिसके चलते एजुकेशन सिस्टम हम बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आप निदेशक के तौर पर हैं अभी, तो हम चाहेंगे कि निदेशक के रूप में आगे आपकी जो प्राथमिकताओं में
प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है, उसमें उन प्राथमिकताओं में किन किन बातों को आप शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है हमारी प्राथमिक और शिक्षा व्यवस्था में। जब मैं चूंकि डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन हूँ, तो हमारी जो प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता यह है कि स्टूडेंट्स और छात्रों के बीच जो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो एक रेस्पेक्ट जो टीचर के प्रति होता था और बच्चों के प्रति जो स्नेह टीचरों द्वारा होता है वो कायम होने के साथ ही एजुकेशन सिस्टम जो है बेटर होने की तरफ जाती है। एंड देन जो स्टूडेंट जो टॉप कर रहे हैं अपने अपने क्लास में, वो स्टूडेंट जैसे मान लेते हैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ कर सकते हैं, बेस्ट टीचर्स ऑफ द डे बना सकते हैं या मंथ बना सकते हैं, तो उसके द्वारा उनको प्रेरणा दिया जा सकता है। हमने अभी स्टार्ट करवाया है पूरे बिहार में कि आप जो है किचन गार्डन स्टार्ट कराया है, क्योंकि मिड डे मील में जो बाहर से जो फ्रूट्स या सब्जियां आती है वो वहीं अवेलेबल हो जाता है। तो एक तो ऑर्गेनिक होता है और एक्स्ट्रा जो है हमारा खर्च जो है वो भी बचता है। और कहीं ना कहीं जो है पेड़ पौधों से बच्चों का जब लगाव होता है तो उनको पेड़ पौधे के प्रति जो है एक कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी जगती ही है और उनको नर्चर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इस काम में लगाया जाए। और कोऑर्डिनेशन, यूनिटी, ये सब चीज़ें जो है, अनुशासन, ये सब चीज़ें जो है वहाँ से बनती है। तो हमारी कोशिश यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप तो किया जाए, स्कूल के जो माहौल से उसको बेटर से बेटर बनाया जाए। और एक सेशन हमने पूरा का पूरा रखा है कि कल्चरल प्रोग्राम के लिए, जैसे हम लोग सैटरडे को पहले पूरा का पूरा हाफ सेशन जो है उसमें गायन वादन चलता था, तो उसको हमने फिर से इंट्रोड्यूस करवाया है। डिजास्टर के बारे में सैटरडे को हमने स्टार्ट करवाया है, पहले से चल रहा था, उसको हमने कहा कि बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से चलना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग है स्पोर्ट्स के लिए पूरा का पूरा जो है हाफ डे जो है स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस किया जाए। तो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक दोनों विकास की तरफ ध्यान देते हुए हमारी प्राथमिकता है कि स्कूल को दुरुस्त किया जाए। स्कूल दुरुस्त है और उसको बेटर करने की ज़रूरत है। और शिक्षकों को खास तौर पे समय से स्कूल्स वो आए और वो एक कहीं ना कहीं जो हमारी लगाव है शिक्षा के प्रति, वो लगाव दिखाते हुए उसको करे। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, बच्चों को याद कराने के लिए फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो है विचार, जो अच्छे विचार अपने आपने दिखाया, स्कूल्स में सभी जगह पेंट कराया जा सकता है। उससे भी बहुत सारी प्रेरणाएं जो है बच्चों को मिलती है, क्योंकि एक बार जो दीवार पे लिखा होता है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो बार बार दिमाग में वो हमें कहीं ना कहीं हिट करता है और उसके बाद हमारे जो है दिमाग में उतरता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन सब चीज़ों को किया जाए, साफ सफाई रखी जाए। पूरी स्कूल्स को हमने कहा है कि कलर कर दिया जाए। कलर जो है सो चल रही है हमारी, जो कलर है वो पूरी तरह से कलर हो जाए, बाउंड्री वॉल हो, पूरा प्रॉपर स्कूल्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट स्कूल की तरह हो, उनके अपने आइडेंटिटी कार्ड हो, सब कुछ जो है उस हिसाब से हो। तो ये दोनों जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के जो बीच का जो दूरी है उसको कम किया जाए और जो अच्छी चीज़ें है उसको अडॉप्ट करके उसको बेटर किया जाए। पूजा, मैं तो इमेजिन करने लगी हूँ किस प्रकार का स्कूल होने वाला है। बिल्कुल मतलब ऐसे, क्योंकि हमारे सामने जो सरकारी विद्यालयों का नक्शा आता है वो शायद उतना कलरफुल नहीं है जितना आप बता रहे हैं। तो अगर वैसा हो जाएगा पूजा, तो हमारे बच्चे कितना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे हम सभी के बच्चे। मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग क्या है कि हमारे सामने जो स्कूल्स के पिक्चर्स आते हैं वो वैसे पिक्चर्स आते हैं जो पिक्चर्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ही सिर्फ दिखाता है। मॉडल्स स्कूल हमारे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में 20, 25, 30 तक जो मॉडल स्कूल्स है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीतामढ़ी था तो हर स्कूल्स को मैंने कलर करवा दिया था। तो आप दूर से ही आपको दिखेगा कि स्कूल्स हैं। उसके बाद खोया पाया बॉक्स लगवाया गया था, जिसमें अगर सपोज डेट कि आपका कुछ भी है, कोई कॉइन्स हो या कुछ भी, तो उसमें डाल देने के बाद कोई भी किसी का कुछ खोया है तो वहां से हम निकाल के देख सकते हैं किनका है। तो उससे एक मॉडल वैल्यू जो है उसको ऐड कर रहे हैं। बच्चों में अभी से चारित्रिक गुणों का विकास हो रहा है कि कुछ चुराया नहीं जाए, किसी चीज को कुछ चीज मिलता है तो उसको ड्रॉप किया जाए। तो खोया पाया बॉक्स भी अलग से बनाया गया था। फिर वो स्टूडेंट ऑफ द मंथ जो है वो लगाया गया था। फिर उसमें हमने कहा था कि प्रार्थना के बाद जो है, जैसे आपने आप हेडलाइन बता रही हैं न्यूज़पेपर का, तो 5 जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो भी बताने के लिए, फिर गांधी वाचन कथा का हो वो भी करवाने के लिए, ताकि उनको कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन के साथ मॉरल एजुकेशन जो है उसको बहुत जरूरी है कि चारित्रिक गुणों के विकास के लिए उस पर जोर दिया जाए बच्चों में। बहुत जरूरी है। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट आप चाह रहे हैं कि हो और हो भी रही है। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने ये जो सारी बातें बताई है ना प्रिया, ये बातें हुई स्कूल की बातें, जब बच्चे स्कूल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कई ऐसे घर हैं जिनमें कि बच्चे घर से स्कूल तक की जो दूरी है वही नहीं तय कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक इतने जागरूक नहीं होते हैं। तो जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि क्या कुछ जागरूकता के लिए आप कर रहे हैं या और आगे करने वाले हैं। आज आप सबको पता है कि बिहार सरकार द्वारा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, साइकिल योजना, पोशाक योजना, बुक्स के लिए उनके अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। तो ऐसी स्कीम्स है जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
कई बार जो है माता पिता इसलिए बच्चों को नहीं भेजते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इनके लिए जो हमें खर्च है वो कहाँ से आएगा, फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग, अगर बच्चों को स्कूल से भेजा जाता है तो ऑटोमेटिक जो हमारा बाल श्रम है वो दूर होता है, क्योंकि बच्चों को बाल श्रम में लगा देते हैं, छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं, उसको दूर किया जा सकता है। ये क्या अवेयरनेस से जरूरी है कि बिहार सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि जो वैसे परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, उनको ये मैसेज जरूर दिमाग में जाना चाहिए कि अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तभी आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चों द्वारा काम करवाए जाएंगे छोटे मोटे, या बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अगर एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाया तो छोटे मोटे काम करेंगे। अल्टीमेटली जो है जो गरीब परिवार है वो गरीब परिवार ही रहेगा। लेकिन गरीब परिवार को अमीर में बदलने का एकमात्र हमारे पास जो साधन और मेथड है वो शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही हम गरीब से अमीर बन सकते हैं। ये हम जहाँ भी जाते हैं अपने स्पीच में जरूर बताते हैं, खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग हैं उनको, कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप जो गरीबी और जो मजदूरी कर रहे हैं उसको छुटकारा पाना है और चाहते हैं कि बच्चे अगर बेटर करें, पढ़ा देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी कहा भी जाता है ना कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चे के भविष्य निर्माता होते हैं। पहला गुरु माता पिता, और अगर गुरु सही दिशा, पहले गुरु अगर सही दिशा दिखाएं तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। और शायद आपके पहले गुरु आपके दादाजी थे, आपको सही मार्गदर्शन दिया, सही बीज आपके अंदर डाला। चलिए और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आपके बारे में कि बतौर सीतामढ़ी के जब आप डीएम थे, बतौर डीएम तो आपने क्या कुछ वहां पे किया, स्कूलों का जिक्र किया आपने, वहां का कार्यालय ISO सर्टिफाइड हुआ था, हम उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या है ये ISO सर्टिफिकेशन। लेकिन दर्शकों यहाँ रुक एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए, आगे बहुत कुछ हमें जानना है, बहुत कुछ सीखना है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका इस छोटे से अंतराल के बाद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बोर्ड रंजीत कुमार सिंह जी। बहुत इनोवेटिव आपके जो काम करने के तरीके रहे हैं, बहुत इनोवेटिव रहे हैं, नए रहे हैं, आपने बहुत कुछ करवाए हैं। जैसे सीतामढ़ी जिला जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, उसे फिर भी आपने बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया विकास में। तो वहाँ का जो कार्यालय है उसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। कितना कुछ प्रयास करना पड़ा आपको इसके लिए ताकि इसको ISO सर्टिफिकेशन मिल जाए? मैं जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीतामढ़ी जब बनाया गया, उसके बाद मैं सीतामढ़ी गया तो मैंने उसको पहले से कोशिश किया की थी कि CCTV, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सब कुछ व्यवस्थित हो, पेपरलेस मैक्सिमम हो। क्लासिफिकेशन हमने करवाया था पूरे बिल्डिंग्स का, और उसके बाद हमने अप्लाई किया था नोएडा ISO के लिए। फिर उनकी टीम आई थी, उन्होंने विजिट किया था, विजिट करने के बाद उसको ISO सर्टिफाइड किया था। और बिहार का पहला कलेक्टेरिएट है जो ISO सर्टिफाइड है। न केवल यही करवाया था बल्कि वहाँ पे जानकी इंडोर स्टेडियम है, उसको भी ISO सर्टिफाइड करवाया गया है। और बिहार का ये भी पहला स्टेडियम है जो कि ISO सर्टिफाइड है। उसमें आप देखेंगे कि RF कार्ड है, RF कार्ड के द्वारा ही हम एक्सेस कर सकते हैं और स्टेडियम में, उससे पहले हम नहीं कर सकते हैं। और आपके आइडेंटिटी कार्ड होंगे। 500 पर मंथ उसमें चार्जेज है, जो कि जैसे स्मार्ट कार्ड में या फिर ATM में होता है, आप उसको ऑनलाइन आप रिचार्ज कर सकते हैं और फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है वो जनरली इंटरनेशनल जो स्टेडियम होते हैं उसमें देखा जाता है। तो 2 ISO सर्टिफाइड हमने सीतामढ़ी में करवाया था। हमारी कोशिश यह जरूर थी कि हमेशा मैं बोलता था कि जो भी हमारी ऑफिस है वो कॉर्पोरेट ऑफिस होनी चाहिए, और कॉर्पोरेट ऑफिस के हिसाब से हमने सजाने की कोशिश की थी। जितने भी हमारे अंडर में ऑफिसेस थे, मेरी ऑफिसेस थी जी। तो कई सारी चीजों के आधारभूत आप रहे हैं, ये हमें पता चल गया है। और है ना लेकिन अभी मैं एक और जिक्र करना चाहूंगी चीज की, वो है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने नाम रखा है मिशन 50। तो इसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे स्थापना हुई, क्या आइडियाज थे इसके पीछे आपको? आप सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने IAS की तैयारी में कभी भी कोई कोचिंग क्लासेज नहीं लिए थे। इंटरव्यू के लेवल पे मैं दिल्ली में रहा था, और जब मैं फाइनल कर रहा था तो 9 मंथ तक मैं दिल्ली में था, प्रिपरेशन वहाँ कर रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि बिहार में प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा है, और प्रतिभाओं को सही डायरेक्शन देने के लिए मैंने मिशन 50 IAS बनने के बाद 2010 से मैंने इसकी स्थापना की थी। बहुत फर्स्ट मतलब बहुत पहले ही 2010 में इसकी स्थापना के पीछे मेरा यह उद्देश्य रखा गया था कि जो भी स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं उनको फ्री में यह सुविधा दी जाए। और मिशन 50 यानी कि 50 बच्चों को मैं सिलेक्ट करता हूँ एग्ज़ाम के द्वारा। और पहली बार जब मैंने 2010 में इसको ऑर्गेनाइज किया था पटना कॉलेज में ही, चूँकि मैंने वहाँ से पढ़ाई की थी वहाँ, तो ऑन द स्पॉट जो है 2700 स्टूडेंट्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और काफ़ी मेरे लिए वो अच्छा था वो दिन, और बहुत मुश्किल था उसमें से 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना। उसमें से गर्ल्स को हमने सेलेक्ट किया था, वो 20 रखा था, और 30 जो है वो बॉयज़ को मैंने रेशियो रखा था। और उस बैच से बाद में भी जो है मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है सभी के सभी उसमें सेलेक्ट हुए। और बाद हर साल मैं इस तरह से प्रोसेस करता हूँ, उसे सिलेक्ट होता रहता है जी।
मिशन 50 का मेन उद्देश्य यही रखा गया था कि एक प्लेटफॉर्म मिले और जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको आपस में मिलने का भी अवसर मिले और एक सही डायरेक्शन उनको मिल पाए। जब भी मुझे समय मिलता है मैं संडे के दिन या फिर ऑफिस को बिना किसी तरह का कोई हार्म पहुंचाए, ऑफिस के टाइम को बिना, तो उस समय में मैं जाके क्लासेज लेता हूं, उनको डायरेक्शन देता हूं। बहुत सारे क्लास में नहीं ले पाता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं उनको गाइड जरूर कर पाता हूं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आपके विजन जो है, आपके दृष्टिकोण जो है 5 मिनट में भी क्लियर हो सकता है, 5 साल में नहीं क्लियर हो सकता है। सो मैं कोशिश यह करता हूं कि उनको मोटिवेट करूं, उनके सही डायरेक्शन दूं ताकि वो सिलेक्ट हो सके। क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन में देखा था कि कोई आगे पीछे होता नहीं है, तो काफी अपने से ही सर पटक पटक के सीखना पड़ता है। तो वो सब चीजें स्टूडेंट्स को खासकर फेस ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने मिशन 50 की स्थापना की थी और बहुत अच्छे से यह मिशन 50 अभी चल रही है। उसके अभी हमारे डायरेक्टर आनंद राज हैं जो कि उसको संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये इसको शायद कहते हैं कि जो दूरदर्शी व्यक्ति होता है ऐसा ही होता है कि हम तो आगे बढ़ते हैं, हमारे जैसे लोग जो बहुत सारे पीछे रह गए उनको भी आगे लेकर बढ़ना होता है। जैसे कहा आपने कि आप एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद बहुत सारे दर्शक जो यहाँ देख रहे होंगे हमारा कार्यक्रम, उनके जहन में भी आ रहा होगा और मेरे जहन में भी है कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर रहा है, वो इस एग्जाम को कैसे क्लियर करे और क्या तरीका है मिशन 50 में एनरोल होने का? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर गए हैं, उनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि मेरे तो मार्क्स कम आए हैं या मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, बीपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूं कि जो तार पर से गिरता है खजूर पर जरूर अटकता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो कैंडिडेट्स करते हैं वो बीपीएससी में सेलेक्ट होते ही होते हैं। उसका मैंने देखा है कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं, सीनियर्स बहुत सारे रहे हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते थे और आज सभी के सभी बीपीएससी सेलेक्ट हैं। तो बीपीएससी का प्रिपरेशन तो आप करिए ही, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है बड़ी चीज की करेंगे तो आपकी जो स्टैंडर्ड है बड़ा होगा, तो आप बीपीएससी ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। मिशन 50 में एडमिशन का प्रोसेस यह है कि आप एग्जाम जब न्यूज़पेपर के माध्यम से निकलती है उसमें इनरोल करने के लिए आप एग्जाम में अपियर होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आपको सिलेक्ट किया जाएगा। साल में 2 बार इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बार जून में करते हैं, फिर दिसंबर में करते हैं। 2 अलग अलग बैच चलती है, उसमें वो इनरोल हो सकते हैं। उनको मार्गदर्शन जो है फ्री में दी जाएगी। ये पूरी व्यवस्था हमारी मिशन 50 की है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप करें, आप बीपीएससी में तो जरूर जाएगा। एक कहावत है ना, थिंक ऑफ द मून यू विल श्योरली लैंड ऑन स्टार्स। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कहावत ये साक्षात्कार कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप मिशन 50 में आप पढ़ाते भी हैं, तो कई सारे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जब हम भी इवन जब इंटरव्यूज देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं या सोचते हैं क्या पहन कर जाएं, क्या बोलें, किस तरीके से बैठे, कैसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। कई सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, तो इसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे मेरे पास अच्छे अच्छे टिप्स हैं। बिल्कुल जरूर। अगर सपोज डेट कि आई कांटेक्ट नहीं बन पाता है, हम अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू के बोर्ड में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप नोच पे उनको देखिए और बात करिए। आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी, आई कांटेक्ट आपका नहीं बन पा रहा है। एंड सेकेंड थिंग है कि जब आप बात कर रहे हैं तो कभी भी नीचे या ऊपर या लेफ्ट या राइट नहीं देखना चाहिए। कॉन्फिडेंटली जो है आप अपनी क्वेश्चंस को रखें। और इसके लिए मिरर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। मिरर प्रैक्टिस जरूरी इसलिए होता है कि अपने आप को देख के आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बनता है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट जब कैंडिडेट्स जाते हैं इंटरव्यू को फेस करने के लिए तो ब्लैंक हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनके थॉट्स प्रोसेस सब बंद हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते हैं, जो उनको बोलना है सब कुछ भूल जाते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि मॉक इंटरव्यू जो है जितना ज्यादा से ज्यादा दिया जाए उतना बेटर होता है। और मॉक इंटरव्यू की स्टार्टिंग होती है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ही करें, उससे जितना हेजिटेशन है वो आपका धीरे धीरे रिमूव होता चला जाता है और फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है। देन फिर आप बोलने का जो शैली है, आपके सारे प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक ठीक होते हैं। और पर्सनालिटी बिल्कुल जो है वो एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल आपका बचपन से लेकर अब तक का होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है हम ठीक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है। और हमको जो कन्वर्जेशंस होते हैं जो बोर्ड में, वो बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात कर रहे हैं, कितना हमें स्माइल के साथ उनसे बात कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में स्माइल करना है, किस में हमको अपने फेस को किस हिसाब से करना है। सारी चीज़ें जो है हम इंटरव्यू जो देते जाते हैं उनको बताते भी हैं, उनको मार्क्स भी बताते हैं। आपके निगेटिव पॉइंट्स ये हैं, पॉजिटिव ये हैं, आपके जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू जो बीपीएससी देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उनका तो मैं क्लास डेफिनेटली लेता भी हूँ और उनका मॉक इंटरव्यू करके भी उनको
बताता हूँ कि किस तरह से उनको करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी छात्र इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्स थे और बहुत कारगर साबित होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कई सारी बातें अभी होंगी, उससे पहले हम चाहेंगे कि अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लें, पर आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद, और जैसा कि हमारे जहन में बात आती है ना कि हम यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉमन बात है, मतलब आप ट्रेन में चढ़ जाएं, प्लेन में चले जाएं, कहीं चले जाएं, अगर 2-4 राज्य के लोग बैठे हैं, तो अगर कोई बीच में अगर बिहार से है तो एक कहा जाता है ठीक है मतलब नहीं पूछते कि क्या बनना नहीं बने, क्योंकि वो पहले से दिमाग में होता है उनके, भैया ये तो आईएएस बनेगा या आईपीएस बनेगा। आपके साथ भी हुआ क्या जब आप गए 9 महीने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए? तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो समझ के बैठ जाते हैं कि ये तो आईएएस ही करेंगे, और यही वजह रही कि मैंने चूँकि घर में नहीं गया था 5-6 साल तक, और बहुत टफ होता है घर से दूर रहना और ये कमिटमेंट कर देना कि जब तक मैं आईएएस ना बनूं घर नहीं आऊँगा। जब मैं घर से निकला था तभी मैंने कमिटमेंट करके निकला था, और थैंक गॉड कि मैं मेरा सपना साकार हुआ और फिर मैं घर वापस गया। और जो स्पेशली 6 साल के बाद जो मेरे साथ थे वो कहीं चले गए थे, या छोटे छोटे बच्चे बड़े हो चुके थे। 6 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर आपने कमिटमेंट किया है अपने आप से कुछ भी करने का, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा हमारे थॉट्स प्रोसेस होता है कि हम कमज़ोर स्टूडेंट हैं, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। आप जब चाहेंगे तब अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। एक बात और कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा इस बात को पॉजिटिव थिंग्स रखे और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शंस में जाए, क्योंकि छात्रों में बहुत सारी उलझन होती है, काफ़ी उनमें डिप्रेशन आ रहे हैं, काफ़ी वो हताश होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन खूब करें और तब तक करते रहे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आप प्रिपरेशन करने के बाद लास्ट अंतिम स्टेज में आके जब आपका होने का समय आता है, आप घबराने लगते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स का हो रहा है, मेरे रिलेटिव्स का हो रहा है। लेकिन इतना जरूर मानना चाहिए कि अगर आप उनसे बेटर करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आप नंबर्स पे नहीं जाएं, क्योंकि नंबर्स जो है वो लाखों की है और सीटें जो है ये सैकड़ों में है, लेकिन आपको उन सब से बेटर करना है। आपको इसी लाइफ में बेटर करना है और अभी ही करना है, क्योंकि अगर अभी आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप हमेशा इस बात के लिए कुंठित रहेंगे कि हमें ये अचीव करना था, हम नहीं कर पाए। तो अभी का जो गोल्डन टाइम है स्टूडेंट लाइफ का, उसमें जो हमें करने के लिए हम आए हैं उसको सबसे पहले फोकस करें, अधिक से अधिक हम उस पर जोर दें। एक बात और कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली स्वीट पॉइजन के रूप में काम करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम समय जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे देते हैं। बिल्कुल। और वो पढ़ाई पे जो है वो कम कंसंट्रेट कर पाते हैं पढ़ते हुए भी। तो उसका एक समय सर्टेन होना चाहिए कि 2 घंटा या 1 घंटा हम इस समय में ही इसको यूज करेंगे। कई यूजफुल चीज़ें भी होती है जिसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना समझना है और मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ उसमें स्टडी मटेरियल्स जो है उसका भाग जो है बहुत कम होता है, बाकी चीज़ें जो होती है तो ये ज़रूरी है कि आप उनसे, क्योंकि सोशल मीडिया नाम ही सोशल मीडिया है और सोशल साइट्स हैं, और सामाजिक हम तब होते हैं जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी पढ़ाई पे फोकस करें और बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाएं, जहां भी जो भी जॉब करना चाहते हैं, देन फिर आप सोशल हो जाएं। अच्छी बात। क्या बात है, बहुत सारी बातें अपने इशारों में हमारे छात्रों के लिए बताई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि कई सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वही काफ़ी नहीं होता है दोस्तों। जब हम घर पर बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से उन्हें घर में अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, कोचिंग क्लास और सेल्फ स्टडी में दोनों में यह है कि मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। बट कोचिंग क्लासेस करते हैं तो एक कोशिश जरूर होनी चाहिए कि आज की कोचिंग क्लासेज आपने जो की है वो कल जब आप जाते हैं तो 15 मिनट पहले पहुंचे, और जो पहले कल जो आपने स्टरडे आपने जो पढ़ाई की थी उसको रिवीजन कर ले, और फिर क्लास छोड़ने से पहले आप 10-15 मिनट वहीं रुक के वहीं से कंप्लीट करके अपनी चीज़ों को आए। उसका फायदा यह होता है कि क्लासेज में 2 तरह की चीज़ें होती है। क्लास का टाइम अगर 3 घंटे 2 घंटे का है, अगर वो समय आपने पढ़ने में दिया, फिर उसको आपके रिवीजन कर रहे हैं घर पे, तो आपका टाइम जो है वो कहीं ना कहीं डबल जाता है, डबल आपका समय उसमें किल होता है। इसीलिए
जो आप क्लासेज सीख रहे हैं, क्लास में जो बैठ के पढ़ रहे हैं उसको वहीं क्लियर करके आए, तब आपको जो है फिर से नई चीज़ें आप घर में पढ़ सकते हैं, तभी आपको फायदा होगा। जो भी कंफ्यूजन रह जाता है, आप नहीं आप समझ पाते हैं, उसको टीचर से ही क्लियर कर लेना चाहिए, या सीनियर्स जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे क्लियर करना चाहिए। और फ्रेंड्स भी मैं सोचता हूँ कि सीनियर से ही आपके हो तो बेटर हो, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। और बैच में जो है बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, इससे बेटर होता है। हमारे तो हमेशा सीनियर्स फ्रेंड रहे हैं तो मुझे ज़्यादा फायदा होता रहा है। तो सीनियर फ्रेंड्स होने चाहिए। कोचिंग क्लासेज और सेल्फ स्टडी में ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, ज़्यादा आप उसमें बेटर कर सकते हैं। कोचिंग क्लास का महत्व यह होता है कि आपको एक माहौल मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप सभी के साथ मिलते हैं। और जो बहुत सारी चीज़ें, जब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि घर में पढ़ना नहीं चाहते, क्लास में पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे उनके लिए तो बिल्कुल क्लासेज और कोचिंग क्लासेज ही उपयोगी साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत सारे टिप्स मिल गए हैं कि सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोचिंग कर लें, कहीं से भी पढ़ के आए, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे भी ऐसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलने वाली हैं अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन दर्शकों, एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना अभी आपका इंतजार कर रहा है, तो पहले आप उसे सुन लें। पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों हमारे आपके बेहद ही खास कार्यक्रम में, और इस गाने को आपने जरूर एंजॉय किया होगा, है ना। तो चलिए, इसी के साथ यहाँ पर समय हो चुका है इस कार्यक्रम को विराम देने का, लेकिन जाने से पहले मैं जरूर चाहूंगी आप अपने दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। मैं स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यह ज़रूर बताऊंगा कि आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि एक बार आप अच्छे से एजुकेटेड हो जाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स, उन छात्रों छात्राओं को मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो अभी समय है काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है। अगर आप आने वाले 2 से 3 साल अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आप अच्छे बेहतर जगह पे जा सकते हैं, अच्छी अचीवमेंट लाइफ में आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में 2 से 3 साल अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया तो पूरा का पूरा लाइफ स्पैन अगर माने 100 ईयर्स का है तो वह पूरा का पूरा स्पॉइल हो सकता है। इसलिए मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पूरी दुनिया को छोड़ के 3 से 4 साल आप खूब अच्छे से मेहनत करें, जीतोड़ मेहनत करें, ताकि आने वाला जो आपका समय है वो हर दिन आपका दिवाली और छठ जो है अच्छे से गुजरे। नहीं तो आने वाला समय है वो आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप 100 साल को देखें और 25 साल की अगर आपकी एज है तो 4 साल अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आने वाला जो आपका 70 साल है वो बेटर हो सकता है। लेकिन 4 साल को अगर आपने खूब इंजॉय किया, समय को अगर बर्बाद किया तो आने वाला 70 साल आपका बर्बाद होगा। तो आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों कि आपका 4 साल जो है वो 70 साल को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन होगा छात्र छात्राओं से कि आप 4 साल खूब अच्छे से मेहनत करें ताकि आने वाला जो 70 साल है आपका बहुत अच्छे से कटे। ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट टिप आज की जो इंटरव्यू हुई हमारी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टिप, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और शिक्षा को लेकर के अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा जो आगे आने वाला जो समय है वो हमारा बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार होगा। चलिए, आप सुबह सुबह हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातचीत के लिए, इतना कुछ हमें सिखाने के लिए, हमारे दर्शकों को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मेरी बातें जो है सो बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे आज के मेहमान रंजीत कुमार सिंह जी, आईएएस थे, गुजरात कैडर के 2008 बैच के। बहुत कुछ सिखा गए हमें, बहुत कुछ बता गए कि जीवन में अगर कुछ पाना होता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो चलिए दर्शकों, मुझे पता है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ना आपको बेहद पसंद आता है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जो लेटर्स हैं वो लगातार हम तक आते रहते हैं। तो इस सिलसिला को कभी रोकिएगा मत, आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। जी हाँ दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आपके प्यारे प्यारे खत यूं ही हमें मिलते ही रहेंगे, लेकिन डीडी बिहार पर निरंतर ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिनमें कि ठीक 12:03 को आप देख सकते हैं खुला आकाश, जिसका शीर्षक है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इसके बाद शाम के 4:34 पर आप देख सकते हैं गांव घर, जिसका शीर्षक होगा अटल पेंशन योजना। तो ये सारे कार्यक्रम का आज आप लुत्फ उठा सकते हैं, और इसके साथ ही इस कार्यक्रम को विराम देने का प्रयास समय हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जाने से पहले इन्हें हम एक बेहद खूबसूरत भजन वैष्णव जंतों के साथ छोड़े जाते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि फिर से कल आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।